हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं सीए शमसिल आरफीन एक बार फिर आपका स्वागत कर रहा हूं इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर कोर्स में। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कैपिटल गेन के बारे में। अभी तक हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जैसे रेजिडेंशियल स्टेटस वगैरह कवर कर चुके हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी वगैरह कवर कर चुके हैं। एंड लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ITR 1 कैसे फाइल किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। आज जो हमारा फोकस होने वाला है वो होने वाला है कैपिटल गेन के ऊपर। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं कैपिटल गेन। देखिए, कैपिटल गेन बहुत ही आप कह सकते हो ईजी है। देखिए, इसका जो चार्जिंग सेक्शन है वो क्या कहता है कि एनी प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स। कोई भी आपको प्रॉफिट हो रहा है या गेन हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपने कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर करी है, ठीक है, तो वो कहाँ टैक्सेबल होगा, कैपिटल गेन के हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। और किस प्रीवियस ईयर में, जिस भी प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर टेक्स प्लेस, जिस भी प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर हुआ है उस प्रीवियस ईयर में कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने से कोई भी प्रॉफिट हुआ है उसे हम कैपिटल गेन में टैक्सेबल करेंगे। ये कहता है कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन। अब अगर हम चार्जिंग सेक्शन को ध्यान से देखें तो हमें दो कीवर्ड्स दिखाई पड़ रहे हैं। पहला है ट्रांसफ़र, दूसरा है कैपिटल एसेट। तो अगर जो भी प्रॉफिट और गेन्स हो रहा है, किससे हो रहा है, ट्रांसफ़र से हो रहा है। किसके ट्रांसफ़र से हो रहा है, कैपिटल एसेट से। तो जो ट्रांसफ़र की डेफिनेशन है, अगर कोई ट्रांसफ़र उसमें फॉल नहीं कर रहा है तो उसके बाद कैपिटल गेन भी नहीं लगेगा। उसी तरह अगर कोई एसेट कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में फॉल नहीं कर रही है तो उसके ऊपर भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा। इसीलिए ये जानना कि ट्रांसफ़र किसे कहते हैं और कैपिटल एसेट क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब हम देखते हैं कि ट्रांसफ़र किसे कहते हैं। तो जो ट्रांसफ़र है वो सेक्शन 2(47) में डिफ़ाइन किया गया है। इसमें आप देखिए, किसी भी तरीके की सेल उसको ट्रांसफ़र माना गया है। रिलिंक्विशमेंट ऑफ एसेट को माना गया है ट्रांसफ़र। कोई एक्सचेंज, पुराना लाइए नया ले जाइए, इसमें भी जो है इसको भी ट्रांसफ़र की डेफिनेशन में कवर किया गया है। कोई एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट है वो भी ट्रांसफ़र में कवर किया गया है। कोई आपकी एसेट है उसको आपने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया, उसको भी ट्रांसफ़र माना जाएगा। और जो ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं उनकी मैच्योरिटी, उनका रिडेम्पशन, ये भी ट्रांसफ़र माना जाता है, ठीक है। और ये जो रिलिंक्विशमेंट या एक्सटिंग्विशमेंट होता है, ये क्या होता है, किसी प्रॉपर्टी या किसी एसेट में आपका राइट था, कुछ ऐसा हो गया कि आपका राइट आपके हाथ से चला गया। तो अगर किसी एसेट से आपका राइट चला गया तो उसी को बोलते हैं एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट, उसको भी ट्रांसफ़र माना गया है। आपने कोई एसेट ली थी उसको बेचने के लिए, सपोज आपने कोई ज़मीन खरीदी थी, ठीक है, उस ज़मीन को आपने सोचा था कि मैं बना के और आगे बेचूंगा, ठीक है, तो वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी थी। लेकिन फिर आपने आगे चल के देखा कि यार इस बिजनेस में तो बड़ा प्रॉफिट है, तो क्यों ना मैं इसी बिजनेस में उतर जाऊं। तो अब आपने क्या किया, वो जो प्रॉपर्टी आपने पर्सनल मतलब पर्सनल यूज़ के लिए ख़रीदी थी कि चलो आगे चल के कभी बेचेंगे तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन अब आप प्रॉपर इसी बिजनेस में आ गए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, आपने अपनी एसेट को कन्वर्ट कर लिया किसमें, स्टॉक इन ट्रेड में। पहले आपकी वो पर्सनल प्रॉपर्टी थी, ठीक है, लेकिन अब आप उसी चीज़ का बिजनेस करने लगे तो अब आपने उसको कन्वर्ट कर लिया स्टॉक इन ट्रेड में, तो इसको भी ट्रांसफ़र माना गया है। और जो ज़ीरो कूपन बॉन्ड होते हैं, जब उनकी मैच्योरिटी होती है, उनका जब रिडम्पशन होता है, तो उसको भी ट्रांसफ़र माना गया है। तो ये वो चीज़ें हैं जो ट्रांसफ़र के डेफिनेशन में आती हैं। तो जब कोई ऐसे ट्रांसफ़र हो रहा है जो डेफिनेशन में फॉल कर रहा है तो फिर उसके ऊपर कैपिटल गेन लग जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब फ्रेंड्स ये देख लेते हैं कि कैपिटल एसेट क्या होती है। तो ट्रांसफ़र हम देख चुके हैं। कैपिटल एसेट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2(14), ठीक है। तो इसमें देखिए कैपिटल एसेट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। तो पहला क्या है, कोई भी प्रॉपर्टी, क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो, चाहे वो इमूवेबल हो,
चाहे वो टेंजिबल हो, चाहे इंटेंजिबल हो, चाहे वो आपके बिजनेस के लिए हो या ना हो, हर तरीके की प्रॉपर्टी को क्या बोला गया है? कैपिटल एसेट। यहां तक समझ गए? बी पॉइंट क्या कह रहा है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, वो जो सिक्योरिटी हेड करके रखते हैं, वो चाहे अपने बिजनेस के लिए करें, पर्सनल करें, कुछ भी करें, उनको क्या माना जाएगा? कैपिटल एसेट। तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, वो इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके पास जो भी सिक्योरिटी है, उनको भी क्या माना गया है? स्पेसिफिकली क्या लिखा हुआ है? उनको भी कैपिटल एसेट मानेंगे। तो ए और बी से हमें पता चल गया कि कैपिटल एसेट क्या होती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जिनको कैपिटल एसेट से बाहर रखा गया है, और मैंने अभी आपको बताया अगर कोई एसेट कैपिटल एसेट के जो डेफिनेशन है उसमें फॉल ही नहीं कर रही है, तो चाहे उसका ट्रांसफ़र हो, चाहे ना हो, चाहे करोड़ों का प्रॉफिट हो, जब वो कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में ही नहीं आ रही है तो कैपिटल गेन भी नहीं लगेगा। उसमें पहला क्या है? स्टॉक इन ट्रेड। आप कुछ खरीदते बेचते हो, आपका बिजनेस है, तो जो आपका स्टॉक है वो आपके कैपिटल एसेट नहीं है। कोई चीज़ आपने खरीदी, क्यों खरीदी? पर्सनल इफेक्ट, आपके खुद के यूज़ के लिए खरीदी है, कोई कैपिटल गेन नहीं है। कोई किसान है, किसी के पास एग्रीकल्चरल लैंड है, वो बेचते हो, कोई कैपिटल गेन नहीं है। कोई स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, वो भी कैपिटल एसेट नहीं है, कोई कैपिटल गेन उसके ऊपर नहीं है। कोई स्पेशल बियरर बॉन्ड्स है 1991, अभी तो इसका कोई यूज़ नहीं है खैर, क्योंकि अभी एग्जिस्ट भी नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी लिखा हुआ है, तो अगर वो होते तो भी कोई कैपिटल गेन ना होता। कोई गोल्ड बॉन्ड इशू हुए हैं, किसमें? कोई गोल्ड डिपॉजिट स्कीम थी, उसमें अगर इशू हुए हैं तो उसके ऊपर भी कोई मतलब वो कैपिटल एसेट ही नहीं है। तो जब कैपिटल एसेट नहीं है तो कैपिटल गेन भी नहीं लगेगा। उसी तरह जो डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशू हो रहे हैं, किसमें? गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है। तो इसमें अगर जो डिपॉजिट सर्टिफिकेट आपको मिलते हैं, तो अगर ऐसा कुछ है तो ये भी कैपिटल एसेट नहीं है। जो कैपिटल एसेट ही नहीं है तो उसको ट्रांसफ़र करने पर कैपिटल गेन भी नहीं होगा। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आगे बहुत काम आने वाली है। तो ये थी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन। अब हम चलते हैं आगे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अभी हमने ये देख लिया है कि कैपिटल एसेट किसे कहते हैं। अब ये देखते हैं कि कैपिटल एसेट कितने टाइप्स की होती हैं। तो कैपिटल गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल एसेट दो प्रकार की होती हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ कैपिटल एसेट। फर्स्ट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट एंड सेकंड वन इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो किस एसेट को कब हम बोलेंगे कि वो शॉर्ट टर्म है, कब किस कैपिटल एसेट को हम बोलेंगे कि वो लॉन्ग टर्म है, ये डिसाइड होता है कि वो जो एसेट आपके पास है वो कितने महीने तक आपके पास रही है। पीरियड ऑफ होल्डिंग से डिसाइड होगा कि वो लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। जैसे अगर कोई भी एसेट 36 मंथ से ज़्यादा होल्ड करके रखेंगे, पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 मंथ से ज़्यादा है, तो आंख बंद करके वो क्या है? लॉन्ग टर्म। और अगर इससे कम है तो वो कैपिटल एसेट क्या हो जाती है? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। बेसिक रूल, 36 मंथ से अबव अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग है तो वो कैपिटल एसेट हो जाएगी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पे निकलने वाला गेन क्या होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उसी तरह अगर इस 36 मंथ से कम है तो वो एसेट हो जाती है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट पर होने वाला गेन, उसको क्या बोलेंगे फिर? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है या कोई अनलिस्टेड शेयर है, ऐसा शेयर जो कहीं पर भी लिस्टेड नहीं है, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी, बीएससी कहीं पर भी लिस्टेड नहीं है, या फिर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग, दोनों, कुछ भी, तो अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पर कैसे डिसाइड करेंगे? अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 मंथ से ज़्यादा है तो वो है लॉन्ग टर्म, और अगर इससे कम है तो वो है शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो ये है इमूवेबल प्रॉपर्टी और अनलिस्टेड शेयर के केस में। अगला केस जो है, जो लिस्टेड शेयर्स होते हैं ना, जो हम खरीदते हैं डीमैट अकाउंट के थ्रू, जो एनएससी, बीएससी, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं, जिसके ऊपर एसटीटी भी पे किया जाता है। तो इस तरीके के जो लिस्टेड शेयर्स होते हैं, वो जो यूटीआई की यूनिट्स होते हैं या जो जीरो कूपन बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो उसके केस में कैसे डिसाइड करेंगे? वहाँ पर जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो क्या है? 12 महीने। अगर 12 मंथ से ज़्यादा है
तो वो लॉन्ग टर्म है, तो उसके ऊपर जो गेन आएगा वो क्या आएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और अगर इससे कम है तो फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगी, और उसके ऊपर जो गेन आएगा उसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखा जिसमें था कि 36 मंथ से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म, कम है तो शॉर्ट टर्म। लेकिन जो इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, जो अनलिस्टेड शेयर्स थे, उनके केस में पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना है, 24 मंथ का है। और जो लिस्टेड शेयर्स हैं, जो यूनिट है यूटीआई की या जो जीरो कूपन बॉन्ड है, उनके केस में पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना है, वो है 12 मंथ। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया हमें कब किसको हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म, कब किसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं कि कैपिटल गेन को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, और बहुत इजी चार्ट है, बहुत इजी कैलकुलेशन है। फ्रेंड्स, आपने कोई चीज़ परचेज करी, फिर उसको बेच दिया प्रॉफिट पे, तो आप कैसे निकालोगे प्रॉफिट, भाई सेल में से परचेज माइनस कर देंगे, जितना आ गया वो हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। वही सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पर भी है। शॉर्ट टर्म का और लॉन्ग टर्म दोनों कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है लगभग सेम है। आइए देखते हैं। जितना भी आपका सेल कंसीडरेशन है उसमें से आप सबसे पहले तो लेस कर दीजिए जो भी आपके सेलिंग एक्सपेंस है। ठीक है, अगर किसी ब्रोकर को कुछ कमीशन वगैरह दिया है या कोई खर्चे हुए हैं सेल करने में, तो उसको कर दीजिए लेस। अब उसमें से क्या लेस करना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब परचेज, कितने में परचेज किया है आपने, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस कर दीजिए। और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होती है भाई, अगर आपने एक फ्लोर का मकान खरीदा था, अब आपने उसको बनवा के उसको आपने बना दिया है 2 फ्लोर का, तो यानी कि एक फ्लोर आपने बनवाया तो आपने कुछ एक्स्ट्रा काम किया, उसको क्या बोलेंगे, इम्प्रूवमेंट। तो अगर कोई कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है तो उसको भी लेस कर दीजिए। फिर जो आ गया वो आ जाएगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कुछ एग्जम्पशंस होती हैं, जब आप उसको भी लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है। अच्छा फ्रेंड, एक यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म हम निकाल क्यों रहे हैं अलग अलग, क्योंकि दोनों का जो टैक्स का रेट है वो अलग अलग है। लॉन्ग टर्म पर अलग रेट से टैक्स लगता है और शॉर्ट टर्म पर अलग रेट से टैक्स लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या रेट ऑफ टैक्स है वो भी आगे देखेंगे। तो ये है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, बिल्कुल सेम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का भी फॉर्मूला है, लेकिन इसमें एक चीज एक्स्ट्रा है, वो क्या है आइए देखते हैं। देखिए यहां भी सबसे पहले सेल कंसीडरेशन, उसमें से अगर कोई सेलिंग एक्सपेंस हुए हैं तो उसको लेस कर दीजिए। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में हम लेस कर रहे थे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यहां पर क्या लिखा हुआ है, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में हम कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेस कर रहे थे, यहां पर क्या लिखा हुआ है, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ठीक है, इन दोनों को लेस कर देंगे, क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जब हम जो एग्जम्पशन अगर कोई है उसको जब लेस करेंगे तो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है, सर ये इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होती है, तो वो हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में, देखते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। तो बस ये डिफरेंस आप याद रखिए कि शॉर्ट टर्म में नॉर्मल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेस करना होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या होता है, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट करना होता है। अब ये इंडेक्सेशन जो होता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का, ये कैसे होने वाला है ये हम देखेंगे अगले पार्ट में। ठीक है, पार्ट 2 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इस तरीके से हम निकालेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो फ्रेंड्स, अब जो टैक्स रेट है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर, वो एक बार देख लेते हैं। तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो लगता है हमारा 15% से 15%। जितना भी टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया उसके ऊपर आपको 15% से टैक्स पे करना होता है। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उसके ऊपर आपको 20% से टैक्स पे करना होता है। यही वो रीज़न है जिसकी वजह से हमें ये निकालना पड़ता है कि जो कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र हो रही है वो शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। क्यों? क्योंकि दोनों के जो रेट ऑफ टैक्स हैं वो अलग अलग हैं फ्रेंड्स। और इसको और डिटेल में पढ़ेंगे रेट ऑफ टैक्स को, वो हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में फ्रेंड्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। कैपिटल गेन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कैपिटल गेन के जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स हैं
बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर जो है एग्जाम्शन का, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।